हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके हिंदी स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया में सबसे लंबा और सबसे सख्त लॉकडाउन भारत में है, लेकिन 1 जून से ट्रेन, हवाई जहाज और सामान्य जीवन भी शुरू होगा। न कोई दवा मिली, न कोई वैक्सीन अस्तित्व में आया। फिर यह फैसला क्यों? अचानक 4 घंटे की मोहलत देकर मार्च 24 को लॉकडाउन का ऐलान हुआ। मकसद था कोरोना को रोकना। और फिर आज, जब इस रोग की संक्रामकता चरम पर है, तो जहां से चले थे वहीं पहुंचे का भाव। शायद यह मानव स्वभाव है कि संकट से बचने का उपाय तो वह असाधारण तेजी से करता है, लेकिन अगर यह समझ में आए कि संकट दीर्घकालिक है तो वह सामान्य स्थिति में आ जाता है। अगर शराब दुकानें खोलना सरकार की राजस्व केंद्रित जिजीविषा थी, तो गाड़ियां व जहाज चलाना यथास्थितिवादिता। इलाज अभी तक नहीं मिला। उधर लॉकडाउन से चैन टूटने का दावा नितांत गलत साबित हुआ, क्योंकि बढ़ते मामलों में प्रवासी मजदूरों के रोग का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। वे इस समय घरों या क्वारंटाइन में हैं या सड़कों पर काम कर रहे हैं। सामुदायिक प्रसार हो चुका है, यानी कुल मिलाकर इतने दिन की लॉकडाउनीय त्रासदी में 139 करोड़ लोगों को घरों में कैद रखकर हमने महज रोग के प्रसार को कुछ दिन के लिए धीमा किया। लेकिन इसकी कीमत है अर्थव्यवस्था का जमी दोज होना, करोड़ों नौकरियां जाना, यानी हजारों जाने जाना, और सड़कों पर मजदूरों का मरना। सन 1918 के स्पेनिश फ्लू का रिकॉर्ड बताता है कि महामारी का दूसरा दौर ज़्यादा आक्रामक था। लॉकडाउन का फैसला सरकार का मानवधर्मी डिफेंस मैकेनिज्म था, जबकि पूरे देश को कैद के लिए थोड़ा ही समय देना उसकी स्तब्ध करने की सैन्योचित रणनीति। उसी तरह देश को सामान्य गतिविधियों की ओर अब ले जाना मानव जिजीविषा की अपरिहार्य परिणति है। क्या सरकार कोरोना के संभावित दूसरे दौर के हमले की आशंका से, जो ज़्यादा गंभीर और अवश्यंभावी है, चौकन्नी है? ध्यान रहे कि दोबारा लॉकडाउन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होगा। क्यों न कोरोना 2 के लिए हम पहले से तैयारी करें। भले ही संस्थाएं और कंपनी वैक्सीन बनाने का दावा कर रही हो, WHO ने कहा है कि किसी भी वैक्सीन की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। फिर हमारी तैयारी क्या है? कानून के डंडे के साथ सामाजिक चेतना भी अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। प्रवासी कौन है, कौन नहीं है, इस सवाल का जवाब शायद कभी न मिले, क्योंकि हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे उन शहरों से घरों की ओर लौट रहे हैं जहां वे काम करते थे। उनके लिए घर सैकड़ों किलोमीटर दूर है और ज़्यादातर पैदल निकले हैं। कुछ साइकिल पर या लिफ्ट लेकर गए हैं। वे भूख और अभावों से बचने के लिए गांव लौट रहे हैं। मुंबई लगभग मर चुका है। वे लोग आज, जिन्हें हम प्रवासी कह रहे हैं, कल तक निर्माण मजदूर, कुरियर वाले, वेटर, कुक, माली, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, रेहड़ी वाला, बढ़ई, मैकेनिक,
के नाम से जाने जाते थे। उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। कुछ का पैसा रास्ते में लुट गया। जिन्होंने कहीं पहुंचने का दावा कर पैसा लिया, वे गायब हो गए। कुछ ऐसे हैं जो कंटेनर्स में मर गए, जिन्हें गैर कानूनी ढंग से ले जा रहे थे। कुछ को पुलिस ने पकड़ लिया। कुछ रास्ते में भूख और थकान से मर गए या किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। कुछ के ऊपर ट्रेन चढ़ गई जो रात में पटरियों पर सो रहे थे। जिन्होंने ट्रेन का इंतज़ार किया, उनमें से कई भीड़ में दबकर जाने को मजबूर है। उन्हें वायरस की चिंता नहीं है। वे यह सोच रहे हैं कि क्या गांव वाले उन्हें गांव में घुसने देंगे। बेदिलों ने जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया है, शहरों पर, गांवों पर। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर उनकी जिंदगी बदतर बना रहे हैं जो उनसे लड़ नहीं सकते। हम महाशक्ति होने का दावा करते हैं। हमें दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और ऐसी अर्थव्यवस्था होने पर गर्व है जो अमीर देशों में नाम शुमार करना चाहती है। लेकिन जब महामारी की बात आती है, हमारे अहंकारी नेता सबसे पहले भागते हैं। आप उन्हें लोगों के बीच नहीं, टीवी पर मास्क लगाए सुरक्षित बैठा हुआ देखते हैं। बस आम नागरिक ही एक दूसरे की तथा गरीबों की मदद कर रहे हैं और डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी दूसरों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। वे कई दिन घर नहीं जा रहे, कई तो कारों में रह रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल में रह रहे हैं ताकि मृत्यु दर कम रहे। कुछ दिन पहले मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें मुझे नहीं पता क्यों पुलिस वाला डॉक्टर को पीट रहा है। मैं जानना भी नहीं चाहता, जानकर मुझे गुस्सा ही आएगा। मैंने पुलिस वालों को रेलवे स्टेशनों पर प्रवासियों को मारते देखा। मैंने सुना कि पुलिस वाले प्रवासियों से राज्यों की सीमा पार करवाने के लिए रिश्वत ले रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसे पुलिस वाले भी देखे जो कंटेनमेंट क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उनमें कई संक्रमित भी हो गए हैं। यही भारत का चमत्कार है। जहाँ भी देखे कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति मौजूद है और मदद को तैयार है। इस बीच फैक्ट्री मालिक लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। बिल्डर और ठेकेदार दैनिक मजदूरों का बकाया वेतन नहीं दे रहे हैं। जो घरों में जा रहे हैं उनसे ज़्यादातर को गांव के सूदखोर से फ़ोन कर 10% प्रति माह की दर से पैसा लेना पड़ रहा है ताकि वे कठिन सफ़र कर सके या ट्रेन टिकट ले सके। ऐसे समय में हमारे टैक्स का इस्तेमाल उन लोगों की मदद के लिए क्यों नहीं कर सकते जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। मैं नुक्कड़ों पर भूखे, बेघर, थके और बीमार लोगों को मौत का इंतज़ार करते देखता हूँ। जब मैं उन्हें पैसा देता हूँ तो वे रोते हैं। इस लॉकडाउन में उन्हें पैसा क्या मिलेगा, उन्हें खाना चाहिए। उनके कपड़े फट चुके हैं, गरिमा तार तार हो रही है।
उन्हें नहीं पता कि वे बीमार है या नहीं। उनकी जांच कौन करेगा? कौन उन्हें बड़े प्राइवेट अस्पतालों में आने देगा? सरकारी अस्पताल पहले ही भरे हुए हैं। बचने के लिए संघर्ष कर रहे मरीज के बगल में प्लास्टिक कवरों में बंद मृत शरीर इकट्ठे हो रहे हैं।